यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीएससी की चाह, एक ऐसा सपना जो एक खास उम्र वर्ग का सबसे अपना होता है। सिविल सर्वेंट बनने की चाहत, ब्यूरोक्रेट बनकर दबदबे की चाहत। लेकिन क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में खोट है? इसके चक्कर में देश की युवा ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। और ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि जाने माने इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल ने कुछ ऐसा ही कहा। सान्याल इस एग्जाम के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस एग्जाम के नाम पर 5-7 साल अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना वो गलत मानते हैं। सान्याल के कहे पर काफी चर्चा भी छिड़ गई है। ऐसे में आप दर्शकों की राय हमारे लिए बेहद अहम हो जाती है। आप हमें कॉल करें और अपनी राय इस पर हमसे साझा करें। हमारा फोन नंबर है 8178999182। आपको बता दें, इकोनॉमिक्स संजीव सान्याल ने क्या कहा। 1-2 अटेम्प्ट तक सही है। उन्होंने कहा कि अपने 20s की को इस पर पूरी तरीके से लगा देना सही नहीं है। देखना होगा कि आप सच में क्या प्रशासक बनना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आप यूपीएससी का एग्जाम अटेम्प्ट करें। दिक्कत यह है कि लाखों युवा इसमें कई साल बर्बाद कर देते हैं। अपनी जिंदगी के 5 से 8 साल इसी में खराब कर दे रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी, जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के साथ हैं जो यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे साथ आईएएस फैकल्टी अमर सिंह जी हैं और हमारे साथ मुकुल सिंह भी हैं। स्वागत है मुकुल जी आपका और अमर सिंह जी आपका भी। मुकुल सिंह यूपीएससी फैकल्टी हैं, मोटिवेटर भी हैं। हम पहला सवाल आप ही से लेते हैं। मुकुल जी, क्या कहेंगे जो अब संजीव सान्याल ने जो कहा है, हालांकि उन्होंने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा है, बस उन्होंने एक तरीके से ये कहा है कि अपनी जिंदगी के वो 5 से 7 साल, अहम साल जो आप इसमें गवा देते हैं, आप 1-2 अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है वो नहीं हो पा रहा है तो अपनी यही ऊर्जा कहीं और आप लगाइए। सबसे पहले नमस्कार मैम आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीएससी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा है। और जब संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी होती है, जैसे मैं देख रहा हूं कि संजीव सान्याल का जो आया है इस पे उन्होंने अपने विचार रखे हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात 2 है। पहली बात कि इस देश का सबसे बड़ा पेपर है, परीक्षा होती है ये। इसमें सबसे मूलभूत बात यह है कि इसका जो अगर हम नेचर देखें तो नेचर में हम ये कहें कि इसको 2 अटेम्प्ट दे दें, 3 अटेम्प्ट दे दें और सिमट दें किसी को, तो ये मैं इसे ठीक नहीं मानता, पहली बात। दूसरी बात कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम की सबसे बड़ी खूबी ये है, इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये चाहता है कि इसमें समग्रता रहे। और समग्रता का आधार, समग्रता का पूरा जो बेस है वो है सबको एक साथ। कैसे गांव के लड़के, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लड़कों की तैयारी होती है। तो संजीव सान्याल की जो सोच है, इकोनॉमिक्स की सोच है, उनका जो नजरिया है वो उनके दृष्टिकोण से सही हो सकता है, लेकिन बड़े नजरिया, बड़े आधार पर देखा जाए, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के बच्चों को देखा जाए, तो सबसे पहले इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि क्या हमारा जो बैकग्राउंड है, छात्रों का जो बैकग्राउंड है, जो अभ्यर्थी आते हैं गांव देहात से, उनके बैकग्राउंड में तो 25 साल लग जाता है उनको सोचने में, या उनका जो एकेडमिक, जो यूनिवर्सिटी का जो कैरिकुलम है वही लेट है। तो लेवल सही करने में, या बच्चे जो आते हैं तैयारी करने में, अगर हम सोचेंगे कि डीपीएस दिल्ली में जो कोई तैयारी करता है तो वो 16 साल में ही समझ जाता है कि यूपीएससी क्या है। इसलिए उनके लिए अटेम्प्ट की कभी कमी, अगर 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट मिले तो भी वो बाजी मार लेते हैं। लेकिन संभावनाएं ये होनी चाहिए कि देश का सबसे महत्वपूर्ण रीड है यूपीएससी, और इस रीड के लिए जरूरी है कि कैसे हम समानता का आधार तय करें। और समानता का आधार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि जो लड़के, जो यूथ लगे हुए हैं, ये ठीक है कि बहुत लंबे समय तक अटेम्प्ट की बात होती है, मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इस तैयारी के लिए निश्चित रूप से एक लंबे संघर्ष का परिणाम यूपीएससी होता है। अभी आपने 12th फेल देखा होगा, जो मोटिवेटर के तौर पे एक मूवी आई थी, मोटिवेशन दिया था। मेरा मानना है कि मौका मिलना चाहिए, और जो अटेम्प्ट की बात होती है, एज की बात होती है, उसको लेकर सोचने की जरूरत है कि इस देश के एक ढांचा है, उस ढांचा में हमें समानता का आधार कैसे तय करना होगा। जी, तो आप समानता की बात कर रहे हैं कि उस पे समानता का जो स्तर है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है।
आपसे भी हम बात करेंगे, आपके पास भी आएंगे अमर जी। हम हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हैं, जिनके साथ कुछ ऐसे छात्र हैं जो ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ एक आध बार अटेम्प्ट भी कर चुके हैं। नीलेश, हम चाहेंगे आप कुछ छात्रों से बात करें और हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट मौजूद हैं। अगर कोई सवाल वो पूछना चाहते हैं, हमारे साथ आईएएस फैकल्टी हैं, यूपीएससी फैकल्टी और मोटिवेटर भी हैं, अगर कोई सवाल उनका है वो सीधे उनसे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ज्योति, हमारे साथ कई ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ने एग्जाम भी दिया हुआ है। इन्हीं से जानते हैं। मैम, संजीव सन्याल का बयान आप लोगों ने सुना, जो उन्होंने लिखा है वो पढ़ा, क्या लग रहा है, क्या एज ए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप लोग के हिसाब से क्या उनका बयान किस तरह से देखते हो? सर, ऑब्वियसली हम किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं विथ ऑल आवर माइंड एंड सोल ऑफ कोर्स, सुन के बहुत थोड़ा सेटबैक मिला, बट क्यों कहा उन्होंने उसके पीछे की वजह भी देखनी चाहिए हमको। बट ऑफ कोर्स फर्स्ट इंस्टेंट में तो जिस पोजीशन पे हैं इट वाज वेरी पेनफुल टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो आईएएस वगैरह की तैयारी करा रहे हैं। अगर आप लोग के मन में उनसे कुछ सवाल हो जो आप लोग की तैयारी से, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इशारा कर दीजिएगा, मैं आप लोग के पास आ जाऊंगा। फिलहाल संजीव सन्याल का जो बयान है उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं, खासकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के तौर पर? जी सर, मेरे को ऐसा लगता है कि जो उन्होंने बयान दिया है वो आज के युवाओं के लिए दिया है, क्योंकि युवा एक साल 2 साल में अगर प्रिपेयर करके निकाल लेते हैं तभी वो अच्छी पोजीशन जैसे वो सर पहुंचे हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर ये उम्र अगर 5 साल 6 साल अगर दे दिया जाता है एक्सटेंशन, तो और नहीं निकलता तब उनकी पूरी लाइफ बर्बाद होती है। फिर वो वही काम करते हैं जो उनके घर वाले कहते हैं, यानी टीचर बन जाओ, खेती अगर है तो खेती करो, घर में किराए से अगर पैसा आ रहा तो वो करो, मजबूरी में जो होगा वही करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो उम्र की सीमा है वो कम कर देना चाहिए, जैसे सेना में है। सेना में जब युवा सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ अच्छा करता है, सेना में बहुत आगे जाता है, हमारा सेना स्ट्रांग है। लेकिन जैसे ही वो उम्र बढ़ा देते हैं तो धीरे धीरे उसका बोझ बढ़ते जाता है और वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, ना तो सक्सेस होने के बाद अगर लास्ट में सक्सेस हो रहा है, ना तो एकदम लास्ट में भी अगर फेल हो गया तो उसमें भी नहीं कर सकता। आपका क्या नाम है? अभिषेक मेरा नाम है। आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की? कोई अटेम्प्ट दिया अभी तक? जी मैंने दिया, मैंने 4 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं। 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं? जी, हाँ, तो ये तो आप लोगों के लिए खासकर मतलब इस तरह बिल्कुल ये जो बयान है ये बिल्कुल एक तरीके से तो डिसहार्टनिंग है ही है, बट उनका जो मेन पॉइंट था कहने का वो एक इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव के तौर पर अगर देखा जाए कि एक पर्सन जो होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहता है, तो वो अपने मन में एक इनिशिएटिव लेता है कि भाई हाँ मैं ये बनना चाहता हूँ, आगे चल करके आईएएस बनना चाहता हूँ या फिर आईपीएस बनना चाहता हूँ, एक पुलिस ऑफिसर बन करके लॉ इन्फोर्समेंट का काम करना चाहता हूँ। तो क्या उनकी नज़रिए में ये चीज़ जो है ओके काइंड ऑफ एक चीज़ हो सकती है, लेकिन एक समाज का बहुत बड़ा तबका है और साथ साथ में वो मानता भी है या जानता है कि भाई ऊपर में रह करके बहुत सारी ऐसी खामियाँ हैं जो हम देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर नहीं परफॉर्म हो पाती हैं। वो सारी चीज़ों को, उन कमियों को दूर करने के लिए ही हम ये चाहते हैं कि ऊपर में उस पायदान पर पहुँचे। और उनका ये कहना कि सेक्रेटरी बनने का जो ख्वाब है वो उससे बेटर है कि किसी कॉर्पोरेट में आप नौकरी में कोई बड़ा सा बिजनेसमैन बने। ये कंपैरिजन मुझे बहुत ही आउटडेटेड कंपैरिजन लगता है बहुत हद तक के। एक सिविल सेवा अधिकारी को अगर आप बिजनेसमैन के उस पर तौलेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली गलत होगा ही होगा। लेकिन हाँ, एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए से उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सही बात है कि बहुत बड़ा तबका है जिनको पता ही नहीं। जी ज्योति, जो कोई सवाल है ज्योति? नीलेश, देखिए बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं कि एक व्यवस्था में ये बदलाव चाहते हैं, इसीलिए इनका जहन में शुरू से ये होता है कि हमें इस तरफ जाना है, तैयारी करनी है, इस पेपर को क्रैक करना है। जिनसे आप अभी बात कर रहे थे नीलेश, 4 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं। आप कुछ छात्रों से ये भी पूछिए, क्या माइंड में ये सेट होता है कि इतने साल देने हैं और इसके बाद अगर यहां पर नहीं हुआ तो मैं इस फील्ड में घुस जाऊंगा? क्या कुछ सेट करते हैं या फिर निरंतर प्रयास करते रहते हैं और फिर वो जो एज होती है और दिशाओं में जाने की और फील्ड में जाने की, क्योंकि वो एज भी निकल जाती है? बिल्कुल, मैं सबसे एक सवाल है जिसका भी जवाब जिसको कोई हाथ उठाकर मैं आ जाऊंगा कि आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के, तो क्या एक टारगेट भी लेकर चलते हैं कि हमको इतने साल देना है और उसके बाद फिर हमारा कुछ दूसरा, अगर ये नहीं हुआ तो हमारे पास बी प्लान है? क्या ऐसा कुछ आप लोग के साथ रहता है? जी, क्या मुझे लगता है कि ये जो टारगेट आपने बोला वो सब सोच के रखते हैं, पता है, सब सोच के रखेंगे हाँ 2 टाइम देना है, उसके बाद क्या बोलते हैं अगर नहीं हुआ तो छोड़ देना है। बट होता क्या है एक्चुअली कि प्रीलिम्स में लोग 0.5 मार्क्स चुक जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं बहुत कम नंबर चुक गए, नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, ऐसा होता है। फिर कोई लोग फिर इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, फिर कई लोग मेंस में होते हैं फेल। तो होता है ऐसा कि सब सोच के आते हैं कि हाँ हमको 2 अटेम्प्ट देना है। बट यूपीएससी साइकिल ऐसा है कि क्या बोलते हैं, आपको जब आप 0.5 नंबर चुकते हो तो कमी आप में नहीं है ना। 0.5 नंबर मतलब मेरे को लगता है किस्मत भी मैटर करता है ना इसमें एग्जाम में। तो एक आदमी, फॉर एग्जाम्पल
मेरा ये लास्ट ईयर में दिया था, 4th ईयर में कॉलेज में एग्जाम दिया था, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, अभी पास आउट हुआ ना मैं। तो मेरा ऐसा है कि 2 साल 1 साल दूंगा, नहीं हुआ तो कुछ और करूँगा, ये मेरा है। बट एक्चुअली अब मैं लास्ट अगले साल दूंगा अटेम्प्ट। इफ़ मैं अगर 0.5 मार्क्स से चूक गया मैं, तो मेरे को लगेगा ना कि भाई मेहनत तो मैं अच्छे से किया, नंबर भी अच्छा आया, बट 0.5 नंबर बहुत कम नंबर होता है ना चुकने के लिए। तो फिर मैं लगेगा क्या बोलते नहीं भाई एक और अटेम्प्ट देते हैं, फिर मैं मेंस क्वालिफाई कर लूँगा, मेंस में 10 नंबर चुक गया, लगेगा नहीं भाई अच्छे से पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल, रिजल्ट के जितना करीब हम पहुंचते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम, और आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर लोपिन है जी। सर यूपीएससी का मतलब जो सिलेबस है वो बहुत अट्रैक्टिव है। पहले मतलब बहुत कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है। ये बात मतलब हर्ष ने सही कही है कि मतलब हम लोग बहुत कम मार्क्स से चूकते हैं तो हमको लगते रहता है कि देना ही देना है। हाँ, टारगेट हमारा रहता है 2-3 साल। जैसे कि मैं पर्सनली मतलब मेरा सजेशन है कि मैं जॉब में हूँ, है ना, और यूपीएससी भी जानता है कि मतलब एक गरीब घर का लड़का भी चाहता है कि वो आईएएस आईपीएस बने, तो यूपीएससी को भी पता है कि मतलब कि बनना चाहते हैं गरीब घर के लोग, इसीलिए उन्होंने मतलब मैक्सिमम मतलब 32 एज रखी है जनरल के लिए, 35 एज रखी है ओबीसी के लिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले मतलब हम कोई जॉब में 3-4 साल एक्सपीरियंस ले ले, उसके बाद अगर आपका ड्रीम है यूपीएससी माने का 2-3 साल उसमें दे दे। इसमें क्या होगा कि हमको जो जॉब का एक्सपीरियंस है वो भी रहेगा, उसके बाद हम लोग अपना ड्रीम है यूपीएससी हो या ना हो, बट हमारे पास बैकअप तो कम से कम रहेगा। बिल्कुल, लेकिन यूपीएससी को लेकर लोग कहते हैं ना कि बंद हो जाओ कमरों में एकदम किताबों के बीच पड़े रहो, ऐसे में फिर जॉब कर पाना, इनकी जो सलाह है। जी बिल्कुल, मैं ये इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं आप लोग के साथ एक मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक और फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ स्टूडियो में काफी वरिष्ठ टीचर्स जो हैं, जो काफी एक्सपीरियंस है, वो मौजूद हैं। तो आप लोग के कुछ सवाल हैं तो जरूर करिएगा, उनसे भी जवाब जान लेंगे और इसका लाभ जो लोग देख रहे हैं उनको भी मिलेगा आपके साथ। जी बिल्कुल। जी ज्योति जी उनकी बात पूरी कर लीजिए। नीलेश पूछ लीजिए, वो कुछ बात उनके बीच में रह गई, उनसे उनकी बात पूरी हो जाए तो फिर जी मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि एक कमरे में बंद होकर ये परीक्षा की तैयारी करने का एक प्रोसेस है। अगर इस परीक्षा की तैयारी को देखा जाए तो हम लगभग 12 से 15 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और उस विषय को अगर हम पढ़ें एक विद्यार्थी के तौर पे तो इतना ज्ञान प्राप्त होता है। सिर्फ अगर उसे रटन तोता की तरह ना देखा जाए तो हम अच्छे से पढ़े तो बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। एक विषय दूसरे विषय से जुड़ा हुआ होता है, तो बिल्कुल मतलब अगर सक्सेस ना भी हुए तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आपका कहना है ये नीलेश, सिर्फ व्यक्ति का ही निर्माण नहीं होगा, एक पूरा व्यक्तित्व का निर्माण होगा। व्यक्तित्व का निर्माण होगा। एक सवाल और है, एक सवाल आ रहा है ज्योति, वो ले लेते हैं ताकि हमारे स्टूडियो में जो साथी हैं वो जवाब भी दे पाएंगे साथ साथ। जी बिल्कुल। जी मेरा सवाल है कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर से कि जिस तरीके से वो बच्चों को ट्रेन करते हैं, ठीक है, तो क्या वो इस चीज़ को इनकलकेट करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए। एक सजेशन है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको वो कहें कि भाई आप ना सेल्फ एवेल्युएशन भी करें कि आपके घर का बैकग्राउंड कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल बनाएं, और ताकि आप अनजाने में डिप्रेशन में ना चले जाएं। तो जैसे अब मेरा बैकग्राउंड जैसा है, मैंने ऑलरेडी इंजीनियरिंग की हुई है, ऑलरेडी कुछ टाइम काम भी किया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है अब मेरे पास एक क्वेश्चन दे सकता हूँ। लेकिन जो लोग गरीब परिवार के हैं वो जो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं पैसा ना कमा पाने की वजह से सक्सेस की नहीं हो, आपके क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि कोचिंग वाले क्या करते हैं कि उनको चाहिए बच्चे, ठीक है, तो वो यूपीएससी को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। आपको ये बनोगे तो आपको ये मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा। आपको क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एक मैं बच्चा हूँ, मैं कॉलेज पास आउट हुआ, मेरे को यूपीएससी करना है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा किसी कोचिंग में करने कि मेरे को एडमिशन चाहिए करके, तो वहाँ वो क्या करेंगे कि बहुत वो करेंगे ना ग्लोरीफाई। क्या बोलते हैं कि सवाल क्या है उनसे? वही पूछ रहा हूँ कि मैं मतलब सवाल नहीं, मेरा सजेशन ये है कि यूपीएससी एग्जाम को इतना ग्लोरीफाई नहीं किया जाना चाहिए। ये जैसे एग्जाम है, इसको एग्जाम की तरह लेना चाहिए। अगर आपका ये नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल जी तो बिल्कुल मैं आ रहा हूँ आपके पास, स्टूडियो में भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से कुछ कहने के लिए। तो वही है इनका जो दोनों का एक सवाल है कि जो टीचिंग होती है, इसको लेकर जो पढ़ाई कराई जाती है खासकर कोचिंग संस्थानों में, तो उन बच्चों को ये जानकारी भी देनी चाहिए कि आप अपने आर्थिक स्थितियों को देखें और उसके हिसाब से भी डिसीजन लें। और दूसरा, इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर यूपीएससी को न बता दिया जाए कि आप यूपीएससी क्रैक कर लेते हो तो आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, ताकि लोग उसी के पीछे भागें और बाकी चीजें जो कर सकते हैं वो चूक न जाए। तो ये इन लोगों का सुझाव और एक तरह से सवाल भी, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए ज्योति? इनका हम जवाब अमर सिंह जी से लेंगे, और उससे पहले मैं एक बार अपने दर्शकों से अपील कर देती हूं, अगर आपकी कोई इस पर राय है, कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल करें, नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। अमर जी, सवाल यही आया है हमारे सहयोगी नीलेश की तरफ से, जो छात्र वहां पर हैं, जो अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, कि एक तो ग्लोरीफाई बहुत ज्यादा कर दिया जाता है उन संस्थाओं से जहां से वो कोचिंग ले रहे होते हैं,
और वहां से उन्हें यह भी बताया जाना चाहिए कि आपके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को आप देखें, समझें और उस हिसाब से आप अपना प्लान बी भी तैयार रखें। इसकी जो जानकारी है वो भी उन्हें वहीं से मिलनी चाहिए जहां से वो कोचिंग ले रहे होते हैं। नमस्ते मैडम, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जीएस वर्ल्ड संस्थान को इस लायक समझा कि हम लोग कुछ अपनी ऊर्जा को यहाँ पर रख सकें। मैम, हर विचार का सम्मान है। जी। संजीव सान्याल साहब ने जो कहा उनके प्रोस्पेक्टिव से वो भी ठीक है। बच्चे जो मैं सुन पा रहा हूँ कह रहे हैं ये भी अपने हिसाब से ठीक है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये नहीं है कि हमारे बच्चों का जो मुखर्जी नगर में या इलाहाबाद में या कोटा में या जहां कहीं भी किसी संस्थान में वो तैयारी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। पहला प्रश्न ये है कि कोचिंग संस्थान का मतलब सिर्फ टीचिंग ही नहीं है। कोचिंग संस्थान का मतलब है जो बच्चा पीछे से पढ़कर आ रहा है उसे धार देना, एज देना, ठीक है। और सही मायने में तो देखा जाए तो जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है या राज्यों की लोक सेवा परीक्षाएं हैं, लोअर सबऑर्डिनेट्स की परीक्षाएं हैं, एसएससी की परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं की तैयारी से 2-4 दिन का खेल नहीं होता है। क्योंकि भारत का जितना भी ज्ञान है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो जहां से संजीव सान्याल जी हैं, चाहे वो भारत की राजनीति का हो, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ तक कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तक भी बच्चों से पूछे जाते हैं। और हमारी शिक्षा पद्धति जो है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, पहले कोचिंग संस्थान उन्हीं को पढ़ाते थे, उनको रेकमेंड करते थे। बाद में पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी में थोड़ा चेंजेस हो गए और उसकी वजह से थोड़ा सा कोचिंग का प्रभाव और बढ़ा। सारा मैटर ये है कि हमें तैयारी कब से करनी चाहिए और कहाँ से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। हमारे समाज में जितने भी हमारे शिक्षा संस्थान है वो सिर्फ विषय पढ़ाते हैं और उन विषयों में से जो कंपटीशन के एरिया से प्रश्न पूछे जाते हैं उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बिल्कुल वैसा ही जैसे विधि जो संस्थान होते हैं जो लॉ कराते हैं, और वही बच्चा जब एलएलबी करने के बाद 5 वर्षीय या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम करके जब वो कोर्ट में जाता है तो वहां पर वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है कि जो मैं किताबों में पढ़कर आया हूं उसकी तो यहाँ कोई प्रैक्टिस ही नहीं चल रही है। तो परीक्षा जो संघ लोक सेवा आयोग ले रही है, जो राज्य लोक सेवा आयोग ले रहे हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। एक ज्ञान का स्तर होगा जहां पर वो बच्चा सीखेगा पहले और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन को वो कैसे रखेगा, उसी चीज को परीक्षा यानी जो आयोग है वो जानना चाहता है कि इस बच्चे के अंदर नेतृत्व का गुण है कि नहीं है, इस बच्चे के अंदर समष्टि के साथ जो है समता की भावना को बढ़ाने का गुण है कि नहीं है। ये सारी चीजें मैम एक दिन में तैयार नहीं होती हैं। यहाँ हमारे संस्थानों में हम बच्चों को लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। जैसा भी सर ने बताया कि ये एक दिन का खेल नहीं है, इसमें एक अच्छी ये तो खासी देखिए हम समझ पा रहे हैं। जो छात्र, माफ कीजिएगा आपको बीच में मैंने रोका, जो छात्र नीलेश के साथ हैं वो जो कह रहे हैं कि इतना अट्रैक्टिव सिलेबस होता है और जिस तरीके से वो एक बार अटेम्प्ट देने के बाद थोड़े से कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, फिर उनकी कोशिश होती है कि इतने ही तो थे, दोबारा दिया जाए, फिर थोड़ी सी रहती है, फिर दोबारा देने की सोचते हैं। तो वो जो उनका सोचने समझने का नजरिया होता है वो तो कोचिंग के दौरान बदलता है। उनकी इन बातों से समझ में ही आया कि इतना अट्रैक्टिव सिलेबस होता है, मन नहीं होता है बार बार कि इतने से रह गए हैं कि पीछे हट जाएं, फिर उस कोशिश को और डबल मेहनत से आगे बढ़कर देते हैं वो। हमारी कोशिश ये भी है अमर जी और मुकुल जी कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों से बातचीत की जाए ताकि उनकी जो सवाल है वो निकलकर सामने आए। नीलेश जी बिल्कुल, एक और सवाल हमारे साथ हैं साथी, वो करना चाह रहे हैं जो स्टूडियो में सर बैठे हुए हैं जो तैयारी कराते हैं उनसे। क्या आपका क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन रहता है बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है, या हम तैयारी कैसे करें। हम पूरा सब्जेक्ट तैयार करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का जब वो देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि सिलेक्शन रेशियो जो है वो एक्चुअल दिखाई नहीं जाता। हम हमारे सामने भ्रामक चीज़ें रख देते हैं, बोलते हैं यहाँ पे हिस्ट्री अच्छा है, यहाँ ज्योग्राफी अच्छा है, वहाँ कोई अच्छा टीचर है। हम लोग जब जाते हैं तो पता चलता है यहाँ कोई दूसरा टीचर है, वहाँ कोई दूसरा टीचर है। तो ऐसे में हम क्या करें?
बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है ज्योति। और जब भी तैयारी करने वाले लोगों से बातचीत होती है तो उनके मन में ये संशय जरूर रहता है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम स्टूडियो में जो हमारे सर हैं उनसे हम जवाब लें उससे पहले एक और कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं साथ में। जी, आपका क्या नाम है? आकाश देवांगन। आकाश जी, आपका क्या कमेंट है? जी सर, मैं सान्याल जी जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था उनके बारे में उस स्टेटमेंट में विचार रखना चाहूँगा। तो सर मैं तो बिल्कुल भी, जैसे मेरे बाकी कॉलीग्स ने कहा कि दे फेल्ट डिसहार्टनिंग, आई टू फेल्ट डिसहार्टनिंग बाय दैट स्टेटमेंट बिकॉज नाउ आई टेल यू व्हाई वी फेल्ट लाइक दैट वे। क्योंकि सबसे पहले सर हम जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम सारे एंगल्स को देख के तैयारी करते हैं। हम कल्चर, देश के इतिहास को पढ़ते हैं, देश की संस्कृति को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, हर चीज़ को लेके पढ़ते हैं, ना ही सिर्फ इकोनॉमिक एंगल को लेके पढ़ते हैं। अब सर ने जो सान्याल सर ने अपना स्टेटमेंट दिया, दैट इज़ मोर रेलेवेंट और मोर लिमिटेड टू दी इकोनॉमिक आस्पेक्ट ओनली। सेकेंड, आई फील सो जितने भी हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और फॉर दैट मैटर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए यूपीएससी इज समथिंग, इज द गेटवे ऑफ द एलीट। Thereby they want to tend to get into a good position through that road. तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चीज हो जाता है, rather than saying by the fact that okay lateral entry or going or for the achieving for the joint secretary. So ये स्ट्रैटा को देखते हुए कि इतने डाइवर्सिटी को देखते हुए आई फील सो कि जो सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से जो रिस्ट्रिक्ट हुआ है उनका व्यू पॉइंट, वो नहीं होना बिल्कुल चाहिए। एक तो जो बातचीत हो रही थी ज्योति, इससे पहले भी जब हम शो शुरू कर रहे थे तो कई सारे बच्चों का ये भी कहना था कि एक तो वैसे ही नौकरियों की जो है संख्या लिमिटेशन है, जो यूपीएससी में निकलते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है और परीक्षा देने वालों की ज़्यादा है। और इस तरह के बयान जो है इनको कहीं ना कहीं निराशा में लेकर आते हैं। खैर, ये उनके बयान के पीछे उनका क्या तर्क होगा अलग बात है। लेकिन जो एक सवाल जो शुरुआत में किया गया था कि जो कोचिंग संस्थान भ्रामक जानकारियाँ देते हैं खासकर सिलेक्शन रेशियो को लेकर, उस पर जरूर जवाब जो भी टीचर्स बैठे हुए हैं, जो भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनसे आना चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। इसका सवाल मुकुल जी, अमर जी आपके पास मैं लौटूंगी, मुकुल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। मुकुल जी, आपने सुना होगा छात्र क्या क्या, हालांकि पहले तो उस बयान के बारे में ज्यादातर जो उन्होंने दिया है संजीव सान्याल ने, उसको वो नहीं ले रहे हैं कि ये जो बयान है वो उन्होंने कहीं ना कहीं वो इससे आहत हुए हैं। लेकिन जो सवाल आया वो ये कि कोचिंग संस्थान जो भ्रामक जानकारियां देते हैं असल में वहां पहुंचने पर पता चलता है, तो कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सा बेस्ट है? देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण है और ये विद्यार्थियों को जानना चाहिए, अभ्यर्थी जो लगे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यूपीएससी में इसका अर्थ ये नहीं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मुखर्जी नगर की चर्चा होती है, प्रयागराज की चर्चा होती है, या बड़े इंस्टीट्यूशंस जो ग्लोरीफाई करते हैं। एक विद्यार्थी ने पूछा था, ये बात बहुत बहुत हद तक सही है कि उस ग्लोरीफाइड में जो यूपीएससी को लेकर जो माहौल बनाया गया है पूरे हिंदुस्तान में, वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का ही आधार नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा आधार ये है कि उत्तर भारत का जो माइंड सेटअप है उसमें इस बात को रखा जाता है कि यूपीएससी, मीडिया की बड़ी भूमिका है। अगर कोई लड़का, कोई विद्यार्थी कोई गांव में पास करता है तो उसके बारे में अखबारों में जो खबरें छपती हैं वो इतना ज्यादा प्रभावित करती है विद्यार्थियों को कि उससे मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं भी तैयारी करता तो बनता। ये बहुत सत्य है। 99 कुछ प्रतिशत लड़के फेल होते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेस है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन से लड़के आईएएस नहीं बनते। वो तो बहुत अच्छा उन्होंने अमर सर ने बोला था कि वो सिर्फ एक आधार तय करते हैं। आपका बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी तैयारी का आधार क्या है। और मैं सबको बता दूं, जो नए अभ्यर्थी हैं, जो अभी तैयारी करना चाहते हैं या जो तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने तैयारी किया है, उनको मैं बता दूं कि इसका सबसे बड़ा बेस है कि सेल्फ स्टडी आप जब तक नहीं करते हैं, आपकी रणनीति का आधार खुद तय नहीं करते हैं, कोचिंग से लाभ लीजिए। लेकिन कोचिंग के आधार पर ही अगर तय हो जाए कि अगर मैंने किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया, दिल्ली में जाकर मुखर्जी नगर में मैंने एडमिशन ले लिया और मैं आईएएस हो जाऊंगा, यूपीएससी क्रैक कर लूंगा, तो ये भारी भूल है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जरूर कहूंगा कि आज के बदलते वक्त में यूपीएससी की तैयारी में कई अलग अलग दरवाजे खुले हैं। जैसे बात हुई कि बहुत लड़के बर्बाद हो जाते हैं, क्या आपने ये सोचा है? उन्होंने कहा कि एक एज होना चाहिए, एक एज लिमिट होना चाहिए, लेकिन क्या अंदाजा लगा है कि हिंदुस्तान में किसी भी परीक्षा का आधार में एज की जो लिमिटेशन है उसका सबका अलग अलग बेस है। संघ लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। अभी जैसे एक विद्यार्थी ने बताया कि 32 साल जनरल का है, अलग अलग है, उनको 6 अटेम्प्ट मौका मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह देश का सबसे प्रमुख परीक्षा है और सबकी चाहत होती है कि यूपीएससी में बैठे। और आपको अंदाजा होगा कि जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मेडिकल के विद्यार्थी, बीटेक किए हुए विद्यार्थी, जो लड़के सीए किए हैं, कुछ लड़के एमबीए किए हुए हैं,
कुछ लड़के एमसीए किए हैं, उनका सबसे ज्यादा रिजल्ट अगर नहीं होता है तो वापस अपने क्षेत्र में लौट जाते हैं। बहुत सारे जॉब करने वाले लड़के अटेम्प्ट देते हैं। चर्चा तो इस मुद्दे पे होना चाहिए कि जिस इंस्टीट्यूशंस में सरकार जिसमें खर्च करती है, मेडिकल में 5-5 साल 6-6 साल की तैयारी होती है, वही बच्चा यूपीएससी में बैठता है, फिर वहां बर्बाद कर देता है, वो सारा फंड बर्बाद हो जाता है। तो अलग अलग मुद्दों पे बात होनी चाहिए। ये जरूर है कि मैं कहना चाहूंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के आधार पे तैयारी का आधार तय ना करें, आप अपना सेल्फ स्टडी करें, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें। बिल्कुल, तो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है मुकुल जी, जैसा हमें बता रहे हैं। अमर जी, जाते जाते जल्दी से छोटा सा अपना रिएक्शन दे दीजिए, आप कह रहे थे कुछ। अमर जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात चाह रहा था जो सर ने कह दिया है, और मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि यूपीएससी इज द मैटर ऑफ चॉइस, नॉट द कंपल्सन। जो बच्चा इस क्षेत्र में आता है वो ये मान कर आता है कि मुझे यहाँ तैयारी में समय लगेगा जी, और रह गई बात देश की ऊर्जा को खराब होने का, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आज भारत के तमाम संस्थानों में हमारे यहाँ से तैयारी किए हुए बच्चे अच्छे जो है कंपनियों में काम कर रहे हैं, लॉ की फील्ड में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं के जो पीआर हैं उनमें भी उनकी बहुत बड़ी योग्यता है, भूमिका है, और उन बच्चों के माध्यम से ही जो है बहुत सारा ज्ञान उन तक पहुंच रहा है। अमर जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे शो में हमारे सवालों के जवाब दिए, और छात्रों के भी। मुकुल जी, आपका भी तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए शुक्रिया।